नमस्कार दोस्तों, 5 जून 2024 सुबह के 10:52 अमेरिका में स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट का एक रॉकेट लॉन्च होता है। And liftoff of Starliner at Atlas V. इसमें बैठे हैं नासा के दो बड़े एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट्स कमांडर बैरी बुच विल्मो और पायलट सुनीता विलियम्स, जो कि जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की छोटी सी यात्रा पर। जिस स्पेसक्राफ्ट में ये यात्रा कर रहे हैं स्टार लाइनर, इसके बारे में एक खास बात है, इसे एक प्राइवेट कंपनी बोइंग ने बनाया है, वही कंपनी जो एरोप्लेन्स भी बनाती है, जिसके हाल ही में कई सारे एरोप्लेन्स क्रैश किए हैं। ये स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट अभी भी एक तरह से डेवलपिंग स्टेज में है और ये पर्टिकुलर मिशन एक आखिरी पड़ाव था बोइंग स्टार लाइनर की काबिलियत को टेस्ट करने के लिए। इसलिए इस मिशन का नाम लिटरली रखा गया था बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। अगले दिन करीब 27 घंटे बाद दोपहर 1:34 पर यह स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग करने लगता है। ये डॉकिंग सक्सेसफुल होती है और कुछ ही देर बाद ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स बड़े खुशी खुशी स्पेस स्टेशन में एंटर करने लगते हैं। इस वीडियो को देखिए, पायलट सुनीता विलियम्स कितनी एक्साइटेड है एंट्री के वक्त। इस सक्सेसफुल डॉकिंग का मतलब था कि बोइंग दुनिया की दूसरी प्राइवेट कंपनी बन गई, एक ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट बनाने और उड़ाने वाली। इससे पहले ये काम सिर्फ स्पेसएक्स ने किया था और आज तक दुनिया में सिर्फ 3 देश ही ऐसा कर पाए हैं, रशिया, यूएसए और चाइना। लेकिन इस खुशखबरी का जश्न ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। ये स्टार लाइनर मिशन सिर्फ 8 दिन का मिशन होना था। 8 दिन बाद इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर आ जाना था। लेकिन आज 3 महीने बाद भी ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स वहीं स्पेस में फंसे हुए हैं। इस स्पेसक्राफ्ट में कई सारी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से इसे वापस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नासा के अनुसार ये एस्ट्रोनॉट्स 8 महीने तक वहीं फंसे रहेंगे। आखिर कैसे हुआ ये फेलियर? बोइंग कंपनी पर कितना ब्लेम जाता है? आइए समझते हैं इस पूरी सिचुएशन को आज के इस वीडियो में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 356 फीट लंबा है और यहाँ पर काफी लोगों को अकोमोडेट करने की जगह है। जो लिविंग और वर्किंग स्पेस यहाँ पर मौजूद है, ये 6 बेडरूम घर से भी ज्यादा बड़ी जगह है। यहाँ 6 लोगों के सोने की जगह है, जहाँ पर खाने का, पानी का, कपड़ों का और ऑक्सीजन का सब चीजों का इंतजाम है। 2 बाथरूम है, एक जिम है और एक 360 डिग्री व्यू बे विंडो भी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का खुद का एक ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम है, जो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन को जनरेट करता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन को रिसाइकल भी करता है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होती है, लेकिन काफी हद तक ऑक्सीजन फिर भी मौजूद होती है। तो उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर पाना और उसे रिकवर करके वापस से यूज करना, यह वो काम करता है। इसी तरीके से पानी के लिए भी एक बहुत बढ़िया रिसाइकलिंग सिस्टम बना हुआ है, जहां पे पेशाब को रिसाइकल किया जाता है और उसे ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा ये पानी वाला रिसाइकलिंग सिस्टम मॉइस्चर को भी कैप्चर कर लेता है, जो ये सांस में रिलीज होता है या फिर पसीनों में आता है। खाने की बात करें तो करीब 6 महीने तक का रिजर्व खाना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद है। लेकिन हर 5-6 महीने के बीच में वैसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू मेंबर्स रोटेट करते रहते हैं, जैसे कि इस वक्त एक्सपेडिशन 71 के क्रू मेंबर्स स्टेशन में मौजूद है। जो वीडियो आपने पहले देखा था जिसमें सुनीता विलियम्स बड़ी एक्साइटेडली एंटर कर रही थी स्टेशन में, उसी वीडियो में आप और एस्ट्रोनॉट्स को भी देख सकते हो, जो इस एक्सपेडिशन 71 का हिस्सा है, जो वहां ऑलरेडी मौजूद थे। ये है नासा के 4 एस्ट्रोनॉट्स, मैथ्यू डोमिनिक, माइक बेराट, जॉनेट इव्स और ट्रेसी डायसन, और रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मॉस के 3 एस्ट्रोनॉट्स, ओलेग कोनोनेंको, निकोलाई चब और अलेक्जेंडर ग्रेबनकीन। टिपिकली 6 से 7 लोग होते हैं इन एक्सपेडिशन 71 पर, और यह जो नंबर है एक्सपेडिशन 71, ये बताता है कि ये 71 टीम है क्रू मेंबर्स की, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रोटेट होकर आई है। यह एक्सपेडिशन 24 सालों से चल रही है, पर 2000 में सबसे पहली बार जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया था। साल 2000 से लेकर आज तक कभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए खाली नहीं छोड़ा गया है। कोई ना कोई इंसान हमेशा इसमें मौजूद रहा है। यह एक्सपेडिशन 71 24 सितंबर 2024 को कंप्लीट हो चुका है और यह एक्सपेडिशन 71 जो अभी स्टेशन में मौजूद है, ये धरती पर वापस लौट चुके हैं और इनकी जगह आ चुके हैं एक्सपेडिशन 72 के क्रू मेंबर्स, और अपने साथ साथ इन 2 एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी खाना लाए हैं। अभी के लिए नासा ने कहा है बुच और सुनीता दोनों एक्सपेडिशन 71 और एक्सपेडिशन 72 का हिस्सा बन गए हैं। एक्सपेडिशन 71 करंटली स्पेस स्टेशन पर रिसर्च कर रहा है स्पेस बॉटनी पर, स्पेस में फूल कैसे उगते हैं, स्पेस कॉस्ट फ्लूइड शिफ्ट्स पर, एल्गी बेस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स पर, और साथ ही साथ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेज और थेरेपीज पर। बैरी विल्मो और सुनीता विलियम्स ये दोनों ही बेहद एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स हैं। बैरी की उम्र है 61 साल और ये इस मिशन से पहले ऑलरेडी 178 डेज स्पेस में बिता चुकी हैं। सुनीता विलियम्स कल्पना चावला की तरह ही इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट है। हालांकि इनका जन्म अमेरिका में हुआ है। ये 58 साल की हो चुकी हैं और इस मिशन से पहले 322 दिन ये स्पेस में रह चुकी हैं। इससे पहले ये एक्सपेडिशन 14, 15, 32 और 33 का हिस्सा थी। साथ ही साथ एक्सपेडिशन 33 की ये कमांडर भी थी। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो कितनी एक्सपीरियंस्ड है ये।
तो मोटे मोटे तौर पर इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को किसी चीज की दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खाना है, पानी है, ऑक्सीजन है। कपड़ों की थोड़ी सी दिक्कत थी क्योंकि ये 8 दिन के ही कपड़े लेकर आए थे। लेकिन अब आते हैं प्रॉब्लमेटिक चीज पर, जो कि है ये स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। बोइंग का ये स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है। इसका पूरा नाम है क्रूज स्पेस ट्रांसपोर्टेशन 100 स्टारलाइनर। तो शॉर्ट में इसे CST 100 स्टारलाइनर भी कहा जाता है। स्पेस एक्स के बाद बोइंग ही इकलौती ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा पाई। यहाँ ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट का मतलब क्या है? यह वो स्पेसक्राफ्ट है जो इतनी वेलोसिटी से ऊपर उड़ते हैं कि यह धरती के ऑर्बिट में पहुंच पाए और धरती के चारों तरफ चक्कर लगा सके। इसके लिए 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड चाहिए होती है। दूसरी तरफ सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट स्पेस की एज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इतनी ऊपर नहीं पहुंच पाते कि धरती के ऑर्बिट में जा पाए। वो थोड़ी सी देर के लिए ऊपर जाते हैं, थोड़ी सी वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होती है, लेकिन उसके बाद वापस नीचे आ जाते हैं। स्पेस एक्स और बोइंग प्राइवेट कंपनीज के अलावा जो एक ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट बना पाए हैं, ये है चाइना, रशिया और USA और इंडिया कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो गगनयान मिशन है वो यही चीज होगी, इंसानों को एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर स्पेस में भेजना। इसकी पहली ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट इस साल दिसंबर में होने वाली है। हालांकि एक अनक्रूड फ्लाइट होगी, यानी कि कोई इंसान इसमें बैठेगा नहीं। पहले टेस्ट के लिए ये एक ह्यूमनॉइड को बिठाएंगे जिसका नाम व्योम मित्र रखा गया है। बेसिकली एक पुतले को बिठाकर टेस्ट के लिए भेजेंगे, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। नासा पर वापस आए तो नासा ने 2011 के अराउंड अपना कमर्शियल क्रू प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके अनुसार वो प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। कई सारी कंपनीज ने इसके लिए बिडिंग करी थी, जैसे कि ब्लू ओरिजिन, सिएरा नेवाडा, और 2014 में स्पेस एक्स और बोइंग को सिलेक्ट किया गया इस प्रोग्राम के लिए। नवंबर 2020 में स्पेस एक्स क्रू 1 की पहली फ्लाइट उड़ी और स्पेस एक्स ने अपनी सफलता दिखाई। इनका जो स्पेसक्राफ्ट था वो था ये क्रू ड्रैगन नाम से, जो कि काफी मिलता जुलता है बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से, जो ऐसा दिखता है। ऊपर जो क्रू का मॉड्यूल है वहां पे 7 लोगों के बैठने की जगह है, यहाँ खिड़की लगी है, साइड हैच है और अंदर से आप इसका व्यू देख सकते हैं। 5 पर्सन का क्रू सेटअप दिखा रखा है। नोट करने वाली चीज है यहाँ पर थ्रस्टर्स, जिनकी मदद से यह स्पेसक्राफ्ट उड़ता है और मूव करता है अलग अलग डायरेक्शंस में। ये थ्रस्टर्स ही बाद में जाकर मुसीबत की जड़ बनते हैं, जिसकी वजह से आज वहां एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फंसे हुए हैं। अब जीवन में ऐसी अनसर्टेनिटीज और मुश्किल वक्त कभी भी आ सकता है किसी के लिए भी। हमें खुद को और अपने परिवार को ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन से सिक्योर्ड रखने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया में 14% पर पहुंच चुका है। 2021 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट के अनुसार 70% एक्सपेंडिचर जो होता है हेल्थ पर वो आउट ऑफ पॉकेट होता है, जिसकी वजह से 60 मिलियन इंडियंस हर साल पॉवर्टी में धकेले जाते हैं। और नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी की 2023 की रिपोर्ट, जिसे अनवेल्ड किया गया था IRDAI के द्वारा, इसके अनुसार देश में 73% पॉपुलेशन हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं है। IRDAI ने तभी अपना विजन बनाया, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। स्टारलाइनर CFT की पहली लॉन्च डेट रखी गई थी 6 मई 2024 को, यानी कि जो लॉन्च 5 जून को हुआ है वो असल में 6 मई को होना था, लेकिन 6 मई को काउंटडाउन लॉन्च को रोक दिया जाता है एक फॉल्टी प्रेशर वाल्व के चलते। ये जो एटलस 5 रॉकेट है जिससे स्पेसक्राफ्ट अटैच्ड है, इसके ऊपर का एक प्रेशर वाल्व खराब निकलता है। फिर 1 जून को एक दूसरा अटेम्प्ट किया जाता है और लॉन्च से सिर्फ 3 मिनट 50 सेकंड पहले एक बार फिर से इसे कैंसिल कर दिया जाता है। इस बारी कोई इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर अबोर्ड सिस्टम इसे कैंसिल करता है। और फिर जब 5 जून का दिन आता है, यकीन नहीं करोगे, उस लॉन्च से पहले भी बोइंग और नासा के इंजीनियर्स एक हीलियम लीक को मैनेज करने में लगे हुए थे। हीलियम वो गैस है जिसकी वजह से प्रोपल्शन सिस्टम चलता है और स्पेसक्राफ्ट के थरस्टर्स को फायर किया जाता है। जब ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाकर अटैच होता है, डॉक करता है उसमें, तो इसे लाइन पर लाना, डॉक करना, अनडॉक करना, यहाँ पर ये थरस्टर्स काम आते हैं और इन्हीं थरस्टर्स को चलाने के लिए हीलियम गैस की जरूरत होती है। नासा और बोइंग के इंजीनियर्स ने कहा कि यहाँ पर एक डिफेक्टिव सील की वजह से हीलियम गैस लीक हो रही है, लेकिन ये लीक कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होने वाली, इसलिए 5 जून को ये लॉन्च आगे बढ़ता है। लेकिन लॉन्च के कुछ ही घंटे बाद 2 और लीक्स देखे जाते हैं। जब स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाता है तो एक चौथा हीलियम लीक भी देखा जाता है। 4 लीक्स होने के बाद फाइनली बोइंग के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर मार्क नैपी एडमिट करते हैं कि हम नहीं जानते यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हमें इस रूट कॉज को समझना होगा। स्टारलाइनर के डॉकिंग से कुछ घंटे पहले पता चलता है कि 28 थ्रस्टर्स जो इस स्टारलाइनर पर लगे हुए हैं, उनमें से 5 तो ढंग से काम ही नहीं कर रहे हैं। ये होता देख स्पेसक्राफ्ट कमांडर बुच विल्मो को मैनुअल कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ता है। ग्राउंड पर मौजूद इंजीनियर्स के साथ में काम करके ये थरस्टर्स को रीसेट करते हैं और दोबारा से फायर करते हैं। 5 में से 4 थरस्टर्स वापस से काम करने लग जाते हैं और स्टारलाइनर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सक्सेसफुली डॉक कर जाता है। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर स्टीवन स्टिच का कहना है कि ये फेलियर एक डेटा इशू की वजह से था, थरस्टर्स के हार्डवेयर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से नासा पर कई सारे सवाल उठ रहे थे। बोइंग ने कुछ हॉट फायर टेस्ट कंडक्ट किए इन थरस्टर्स को चेक करने के लिए।
इन टेस्ट में पाया कि ये थर्स्टर्स ओवरहीट कर रहे हैं और इसकी वजह से ये सही से काम नहीं कर पा रहे। इन्होंने पाया कि कैप्सूल के मैनुअल कंट्रोल सिस्टम पर डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर की वजह से ये ओवरहीटिंग हो रही है। जब इन थर्स्टर्स को दोबारा से बिना सनलाइट के टेस्ट किया गया तब ये नॉर्मली ऑपरेट करते हुए पाए गए। लेकिन ओवरऑल ये इंजीनियर्स इस बात पर श्योर नहीं थे कि स्टारलाइनर जब वापस लौटेगा तो इसमें ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम दोबारा होगी या नहीं होगी। इसी कारण से फैसला लिया गया कि स्टारलाइनर बिना एस्ट्रोनॉट्स के धरती पर वापस लौटेगा और वो एस्ट्रोनॉट्स अभी के लिए स्पेस स्टेशन में ही रहेंगे। ओवरऑल ये एक अच्छी खबर है कि नासा ने सेफ्टी को प्रायोरिटी दी, नहीं तो सबके मन में वही 2003 वाला चैलेंजेस डिजास्टर था जहां पर कल्पना चावला वापस लौट रही थी धरती पर और उनका स्पेसक्राफ्ट एक्सप्लोड कर गया। यहां नासा ने अब फैसला लिया कि सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मो को वापस धरती पर लाने के लिए वो स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। फरवरी 2025 में जब स्पेसएक्स का क्रू 9 मिशन ISS पर जाएगा, उस मिशन में 4 लोगों की जगह सिर्फ 2 को ही भेजा जाएगा ताकि ये 2 एस्ट्रोनॉट्स वापस उसके साथ लौट आए। लेकिन इससे पहले जो स्टारलाइनर के 2 मिशंस हुए हैं, जब उसे टेस्ट किया गया बिना क्रू के, बिना इंसानों के, उनमें से भी एक फेल रहा था। बोइंग स्टारलाइनर का ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट नाम से पहला मिशन 20 दिसंबर 2019 को हुआ था, जिसमें कोई इंसान नहीं था बल्कि रोजी द रॉकेटियर नाम से एक पुतला बैठा था। वैसा ही पुतला जैसा गगनयान में बैठेगा कुछ महीनों बाद। इस मिशन का मकसद था 8 दिन तक स्पेस में रहना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करना और वापस धरती पर आना, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही इस मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया। स्टारलाइनर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक ही नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? इसके लिए नासा और बोइंग ने एक जॉइंट रिव्यू टीम बनाई और इस टीम ने करीब 80 रिकमेंडेड दिए नासा और बोइंग को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक बार फिर से इसके कारण स्टारलाइनर के थरस्टर थे जो टाइम पर फायर नहीं कर पाए और सही ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाए। इसके बीच का कारण निकलता है टाइमिंग को कंप्यूटर सिस्टम का मिसकैलिब्रेट करना। स्टीव स्टिश ने उस वक्त कहा था कि नासा बोइंग को सफिशिएंट ओवरसाइट नहीं प्रोवाइड कर पाया, जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स आ गए। इसके बाद दूसरा टेस्ट 19 मई 2022 को बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 और इस बारी ये सक्सेसफुल रहा। इंटरेस्टिंगली 2014 में जब नासा ने कॉन्ट्रैक्ट दिए थे बोइंग और स्पेसएक्स को, तो स्पेसएक्स के कॉन्ट्रैक्ट की वर्थ थी अराउंड $2.6 बिलियन और बोइंग के कॉन्ट्रैक्ट की वर्थ थी $4.2 बिलियन। और आज स्पेसएक्स ने बोइंग को इतना पीछे छोड़ दिया कि वो जल्द ही एक वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीस्ट मिशंस, एक एस्ट्रोनॉट के द्वारा दुनिया की सबसे पहली प्राइवेट स्पेस वॉक अटेम्प्ट करने वाला है। 20 मिनट की एक स्पेस वॉक जिसमें एस्ट्रोनॉट स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकले रहेंगे। लेकिन बोइंग कंपनी की प्रॉब्लम सिर्फ स्पेस तक ही सीमित नहीं है। एज एन एयरलाइंस कंपनी भी बोइंग की बहुत आलोचना करी जा रही है पिछले कुछ सालों से। इसके बीच के कारण है बोइंग के नए 737 मैक्स कमर्शियल एयरप्लेन्स के खतरनाक फेलियर्स। 5 जनवरी 2024 इसी साल की बात है। अलास्का एयरलाइन का एक विमान जो बोइंग 737 MAX था, वो अपनी एक नॉर्मल फ्लाइट कर रहा था, पोर्टलैंड से ओंटारियो जा रहा था अमेरिका में। जैसे ही प्लेन 16,000 फीट पर पहुंचा, प्लेन का एक दरवाजा पूरी तरीके से बाहर टूटकर निकल गया और एक बहुत बड़ा होल बन गया, जिसकी वजह से रैपिड डिकम्प्रेशन देखने को मिली। लोगों के फोन्स, कंप्यूटर्स और जो भी पेपर वेपर थे वो सब बाहर निकल गए प्लेन के उस होल से। थैंकफुली क्योंकि पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी तो कोई भी पैसेंजर प्लेन से बाहर निकल कर गिरा नहीं, सब सर्वाइव कर गए। लेकिन कुछ दिन बाद जब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा कि इनका हार्डवेयर लूज है। इनके जो बोल्ट्स लगे हैं दरवाजे में, उन्हें एडिशनल टाइटनिंग की जरूरत है। अलास्का और यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपने सारे 737 मैक्स एयरप्लेन्स को ग्राउंड कर दिया और जांच करी तो पता लगा कि कई सारे और एयरप्लेन्स में इनके लूज पार्ट्स निकल रहे थे। इससे पहले 2018 में एक खराब सेंसर इनके प्लेन में निकला था, जिसकी वजह से लायन एयर फ्लाइट 610 इंडोनेशिया में क्रैश कर गई। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद उस फ्लाइट में सारे पैसेंजर और क्रू मेंबर मारे गए। इसके बाद 2019 में इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 के साथ भी एक ऐसा ही खतरनाक हादसा हुआ। प्लेन क्रैश, सारे पैसेंजर मारे गए। पता चला कि बोइंग ने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था प्लेन में, वो ऐसा सॉफ्टवेयर था कि कुछ केसेज में वो पायलट से कंट्रोल छीन लेता था। खराब सॉफ्टवेयर की वजह से प्लेन क्रैश हो गया और पायलट्स यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे लेकिन प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाए। उस वक्त जब ये हुआ था तो सारे बोइंग 737 मैक्स एरोप्लेन को 20 महीने के लिए ग्राउंड कर दिया गया था। सेफ्टी इनहेंसमेंट्स इनकी फिर से चेक करी गई थी और दिसंबर 2020 के बाद ही ये प्लेन दोबारा से सर्विस में एंटर की। लेकिन अब 2024 में फिर यह चीजें देखने को मिल रही है। सोच कर देखें, इन सारे प्लेन हादसों पर कई सारी फर्जी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनी है, लेकिन असलियत में ब्लेम यहाँ पर इस कंपनी पर जाता है और किसी पर नहीं। बोइंग के जो CEO है, उन्होंने अब खुद कह दिया है कि इस साल के अंत तक वो अपनी कुर्सी से नीचे उतर जाएंगे। ये पूरा अपने आप में एक बहुत बड़ा और सेपरेट इशू है बोइंग कंपनी की लापरवाही और इनके फेलियर्स की। खबरों में ये भी आया है कि जो विसल ब्लोज थे, जो इस कंपनी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। तो इस पर और अपना एक अलग से वीडियो बन सकता है, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।